एग्जाम्स आर नियर बट वाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और आ गया हूं एक नए खतरनाक से चैप्टर का डिटेल वन शॉट लेकर, है ना। एग्जाम्स पास आ गए, डर लग रहा है, बट ये जो डर है ना, इस डर की प्रॉब्लम को यहां से पकड़ के यहां फेंक देंगे। कैसे? अरे आज का ये जो लेक्चर है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि वैसे तो छोटा है, लेकिन इसमें से आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो बहुत टफ आ रहे हैं। तो ये जो वन शॉट है, इसके अंदर सारे क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इवन सारे टॉपिक्स डिटेल के अंदर मैंने कवर करा दिए हैं। यानी आपको सब कुछ मिलेगा डिटेल के अंदर अगले 1.5 घंटे के अंदर। तो मजा आएगा। वही अपना जो फनी तरीका है, हंसी मजाक का तरीका है, उसी तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो याद रखना, जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जो साइंस को आसान बनाते हैं उसे प्रशांत गिराड़ कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद हाई जोश मीटर। सबसे पहले ना, ये जो तेरा जोश मीटर है, ये जो तेरी एनर्जी है ना, ये एकदम हाई होनी चाहिए। मुझे एनर्जी एकदम समझ गया है ना, चला जा। तो देख, इस चैप्टर के अंदर ना, ये इसका इंडेक्स है। ये सारे टॉपिक्स हम अगले 1.5 घंटे के अंदर कवर करने वाले हैं। स्टार्ट हम करेंगे मैग्नेट से और खत्म हम करेंगे शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग तक। भैया शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग, ये तो करंट चैप्टर का टॉपिक है ना? नहीं, इसके अंदर भी ये टॉपिक है, बताऊंगा आज। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैग्नेट के साथ कि भैया ये जो मैग्नेट है, आखिर ये क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेट? अरे मैग्नेट कुछ नहीं है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अट्रैक्ट करता है, खींचता है ना जी। यानी मैग्नेट इज अ मटीरियल दैट अट्रैक्ट्स, किसको अट्रैक्ट करेगा? ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट प्रोड्यूसेस अ रीजन अराउंड इट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट। समझना बहुत सिंपल है। मैग्नेट एक ऐसी चीज है जो कि अट्रैक्ट करता है किसको? अरे यार, तुमने देखा होगा जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सारे सब्सटेंसेस को। अब तुम बोलोगे भैया हमारी जिंदगी में तो वो भी मैग्नेट है, क्योंकि हमें वो भी तो अट्रैक्ट करती है। बेटा ऐसा बोलना नहीं है स्कूल के अंदर, ठीक है? क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसने अपनी क्रश को जाके बोला कि आर यू अ मैग्नेट बिकॉज यू अट्रैक्ट मी। तो लड़कियों का सिग्मा रिप्लाई आ गया है आजकल। लड़कियां रिप्लाई करती हैं उसके अंदर कि आई एम नॉट अ मैग्नेट, आई एम अ आयरन। मैग्नेट ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये लड़कियों का सिग्मा रिप्लाई चल रहा है आजकल, तो तुम्हें नहीं बोलना है, ठीक है। फिर आती है टर्म मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, इसी को मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अट्रैक्ट और रिपेल मटेरियल, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो दूर भेजेगा, ठीक है जी। अब यहां पर जो मैग्नेट होते हैं उनके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। आई होप इतनी बेसिक चीजें आपको पता ही होंगी ऑलरेडी, ठीक है जी। अब आता है बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट क्या चीज है? आपने स्कूल में कहीं ना कहीं बचपन में देखा है क्या? कुछ इस प्रकार का रेक्टेंगुलर जो मैग्नेट होता है, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। बार मैग्नेट क्या है? रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट। इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ से नॉर्थ क्या होते हैं बताओ? नॉर्थ से नॉर्थ तो आपस में रिपेल करेंगे, साउथ से साउथ तो आपस में रिपेल करेंगे, लेकिन अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर यहां पर साउथ है, यहां पर नॉर्थ है, तो अट्रैक्शन हो जाएगा भैया। इसी वजह से कहा जाता है अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है जी। अब यहां पर एक चीज याद रखना, बार मैग्नेट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर तुम बार मैग्नेट को रस्सी से बांधो, मान लो बार मैग्नेट है, मैंने इसको क्या करा, रस्सी से बांधा और ऐसे छोड़ दिया, तो ये ऑटोमेटिकली ना नॉर्थ और साउथ पोजीशन में अलाइंड हो जाएगा। यानी मान लो मेरे पीछे की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, ये वाली डायरेक्शन साउथ है। तो अब ये जो बार मैग्नेट है, इसका जो नॉर्थ वाला एंड है वो ये डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, और जो साउथ वाला है वो इस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। यानी याद रखना, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यस, नॉर्थ साउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बार मैग्नेट की, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। एक छोटी सी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास इज अ स्मॉल मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ नीडल दैट कैन रोटेट फ्रीली इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज के अंदर दिखाया जाता था कि इसको लेकर जंगल में जा रहे हैं लोग, और फिर रास्ता देख रहे हैं कि नॉर्थ कहां है, साउथ कहां है ना। तो ये जो होता है ना कंपास, ये क्या होता है? इसके अंदर मैग्नेट ही होता है। और मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है? डायरेक्शन बताना। हाँ, क्योंकि अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक कंपास कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब आती है टर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां से आपका एक्चुअल चैप्टर शुरू हो रहा है। अभी तक जो करा भैया वो क्या था? वो तो फन था, वो तो एंजॉय था ना भाई। अब देख मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड है क्षेत्र, एरिया,
दबदबा। जैसा आपने देखा हो तो पॉलिटिशियन जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये मेरा इलाका है भाई, यहां पर मेरा दबदबा है, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक मैग्नेट का इलाका, उस इलाके के अंदर कोई भी अगर आया तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगी, मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा या तो दूर फेंकेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। उस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, जब तक हमें फील हो रही है कि हाँ यहां एक फोर्स है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या है, देखो जैसे कि आजकल वो हो गया ना, एक टर्म हो गई है डिलुलू, डिलुलू करके एक टर्म आ गई है आजकल, है, मैं भी जेनजी हूं मुझे पता है। तो डिलुलू जो होता है, जैसे तुम डिलुलू डिलुलू करते रहते हो इमेजिनरी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस भी इमेजिनरी है। हाँ, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। एक मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब इनको ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक बार मैग्नेट में बना लेता हूं, और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ साउथ। अब याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है, यानी यहां से गई डिंग 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 डिंग, ठीक है जी, इस डायरेक्शन में मूव करा। सिमिलरली और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी, डिंग 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 डिंग। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, बट एक कमाल बताऊं, मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस उल्टी होती हैं, यानी ये साउथ से नॉर्थ में जाती हैं। क्या तुम्हें यहां पर एक पूरा कर्व कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है? अरे एक सर्कल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस गई, यहां पर गई और अंदर आई, यहां से गई, एक पूरा का पूरा कर्व आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, हमको ये दिखाई दे गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जिन पे सवाल आता है। सबसे पहले तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो डिटेल वाला डायग्राम है, कुछ इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाकर आना है। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा भी, ठीक है। बट उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पेपर के अंदर 101% आ जाएगा। फिर बोलोगे भैया पेपर लीक कर दिया, अरे लीक नहीं, पता है आएगा तो आएगा ना भाई। देख, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट मेक्स क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व, जो कि मैंने आपको अभी बताया भी, बस अंग्रेजी के अंदर लिखना है, बाकी कुछ नहीं है। क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व है ना, अभी मैंने आपको बताया पूरा कर्व बनता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर द क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व विच स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट एंड इनसाइड मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, है ना। तो इस प्रोसेस से वो एक क्लोज्ड कर्व बना लेते हैं, पहली चीज। तो दूसरी चीज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हमेशा अगर हम मैग्नेट के बाहर देख रहे हैं तो नॉर्थ से साउथ होगी, और मैग्नेट के अंदर देख रहे हैं तो साउथ से नॉर्थ होगी। बहुत बढ़िया। अगला आ जाता है क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मैग्नेट है, ठीक है, यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसी बना सकते हैं, बना सकते हैं नहीं बना सकते बेटा बताओ, क्या हम ऐसी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बना सकते हैं, राइट, ठीक है। अब जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपस में क्लोज होंगी, क्लोज यानी चिपकी चिपकी होंगी, जैसे कि ये वाला एरिया देखो कितना क्लोज है, देख रहे हो, है ना, और एक एरिया ये देखो इसमें कितनी दूर दूर है। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपस में क्लोज होंगी ना, उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत होगी, जो स्ट्रेंथ होगी, वो ज्यादा होगी। ऐसे समझो, जहां पर लोग एकदम चिपके चिपके खड़े हैं वहां पर ताकत ज्यादा है, और जहां पर लोग दूर दूर हैं वहां पर ताकत कम है। तो यहां पर तो ताकत कम होगी, बट यहां पर ताकत बहुत ज्यादा होगी। और यही है हमारी अगली प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जितना क्लोजर उतना ज्यादा ताकतवर। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है अभी मैं दिखाऊंगा अभी, बट तुम मुझे बताओगे, एक ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायग्राम तुम्हें दे रखा है, एक पॉइंट है ए जो कि यहां पर है, और एक पॉइंट है बी जो कि यहां पर है। आपको ये बताना है किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी ताकत ज्यादा होगी, बताओ। अरे ऑब्वियस सी बात है यार भैया, क्या बात कर दिया। आपको क्या लगता है हमको इतना भी नहीं आएगा? क्लोज है यहां पर तो ज्यादा होगी, यहां पर दूर दूर है तो कम होगी। मैंने कहा वाह, अब आया ना मजा। ऐसे पढ़ना है अपन को, ठीक है। अब आती है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, यानी रास्ता नहीं काटते आपस में। समझाता हूं इसको, वापस से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसको वापस से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है ना। अब इमेजिन करते हैं
कि अगर ये इंटरसेक्ट कर लेती हैं बाई चांस मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आई और वो एक पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट करके चली गई, यानी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, तो क्या होगा? अब देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करी, मैं उस पॉइंट पे अगर कंपास लाऊं, मैग्नेटिक कंपास बताया ना, कंपास क्या बताया? डायरेक्शन बताता है। तो अगर मैं यहां पर कंपास रखूं तो बेटा कंपास ना दो डायरेक्शन बताना चाहिए। एक डायरेक्शन तो यहां पर है ना, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या बताती हैं? अरे क्या बताती हैं? डायरेक्शन ही तो बताती हैं। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस तो यहां जा रही है और एक यहां जा रही है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या प्रैक्टिकली एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होना कभी भी पॉसिबल है मैग्नेटिक फील्ड की? एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन? अरे यार भैया कैसी बातें कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ये जो मैथ में तुमने पढ़ा होगा ना, एक क्वेश्चन आता है प्रूव रूट टू इज इरेशनल, तो उसमें तुम क्या करते हो, एक थ्योरी होती है ना, वो कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी बोलते हैं उसको शायद, तुम उसमें ये बोलते हो कि लेट अज्यूम रूट टू इज रेशनल, है ना, पहले उल्टा करते हो ना। वैसे यहां पर हमने क्या करा, इसको प्रूव करने के लिए हमने अज्यूम करा, मान लेते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट कर गई। अब अगर मैंने कंपास रखा यहां पर तो भैया दो डायरेक्शन आ गई, दो डायरेक्शन आ गई तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे भैया बहुत बढ़िया, क्या बात है जी, समझ आ गया। तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज they did the compass needle would point two direction at the same time which is not possible। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ये बताया हुआ है कि सवाल आता है, बट फिर भी मूर्ख बालकों की तरह तुम, एक तो तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई है ना बेटा, तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई है, तुम्हारी क्या बहुत लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर कल को मान लो तुम्हारी शादी के लिए, कोई रिश्ते के लिए अगर कोई आया तुम्हारे घर पे और वो तुम्हारे घर वालों से बोलेंगे कि आपका लड़का आपकी लड़की हमें पसंद नहीं आया, तो आपके घर वाले पता है क्या बोलेंगे? अरे ये तो अस मूवमेंट हो गया भाई साहब, ये तो अस मूवमेंट हो गया, हमें भी पसंद नहीं है इतना कोई खास है ना, तुम्हारे साथ ये होगा, तो इसलिए पढ़ लो ध्यान से। ठीक है, चलो अब इसी चीज को प्रूव करने के लिए एनसीईआरटी के अंदर एक एक्टिविटी भी है। एक्टिविटी क्या है? एक बार मैग्नेट लेते हैं, उस बार मैग्नेट के अराउंड में आयरन नेल्स के टुकड़े डाल देते हैं, यानी आयरन के छोटे 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 क्या करते हैं हम, टुकड़े डाल देते हैं, मतलब पतले पतले, आयरन फिलिंग बोल सकते हो, आयरन फिलिंग। ठीक है, तो टुकड़े डाल दिए। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये जो टुकड़े थे ना, ये ऑटोमेटिकली एक पोजीशन में आ गए, और वो पोजीशन कैसी थी, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रही है। यानी पहले पहले हमने टुकड़ों को कहीं पर भी डाला था, ऐसे ऐसे रैंडमली हमने रैंडमली टुकड़ों को डाला था, बट थोड़ी देर बाद क्या दिखा कि ये जो टुकड़े थे ये कुछ ऐसे एक ऐसी डायरेक्शन में जाके प्लेस हो गए, ऐसी एक डायरेक्शन में जाके प्लेस हो गए। और उस डायरेक्शन को जब देखा गया तो वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन थी, है ना, ऐसे प्लेस हो गए। पहले हमने रैंडमली डाला था बट एक डायरेक्शन में प्लेस हो गए, जो कि आपको यहां पर दिख भी पा रहा होगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी क्या बताती है? दिस शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ मैग्नेट एंड पैटर्न गिव्स द शेप एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या बताती हैं? पैटर्न बताती हैं और डायरेक्शन बताती हैं किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ा जाए, कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या? आ जाओ, 2025 का एक सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? याद रखना नॉट पूछा है, नॉट करेक्ट। ठीक है, आ जाओ, बार मैग्नेट के बारे में। इट सेट्स इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। ये तो ट्रू है, सच है ना? तो अभी बताया, चिल्ला चिल्ला के बताया, और क्या करूं भैया, कैमरे में घुस के मार दूं क्या? अभी तो बोला तेरे को मैंने। हाँ, इट हैज अट्रैक्टिव पावर ऑफ आयरन, और भैया बिल्कुल ये भी सही है। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, ये भी सही है। अगला देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। है नहीं, इनसाइड तो साउथ से नॉर्थ होती थी, भूल गए इतनी जल्दी, बाहर होती थी नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। तो ये जो है भैया ये गलत है, यानी इसका ये सही उत्तर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। नो टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। अभी बताया, एकदम ट्रू है, सत्य है, सत्य है। रीजन देखते हैं, कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड। ये रीजन भी एकदम सही है। देखो कंपास नीडल दो डायरेक्शन पे क्या पॉइंट नहीं कर सकती, ये लिखा है ना, कैन नॉट पॉइंट। हाँ, तो यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं 2 मार्कर के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो पहला क्वेश्चन, व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? ये याद रखना, बहुत बार पूछा गया। दूसरा, व्हाई आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर नियर पोल ऑफ द मैग्नेट? क्योंकि पोल के पास जो स्ट्रेंथ होती है
वो ज्यादा होती है। और तुम्हें पता होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्लोज हैं वहां पर ताकत ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। हाँ जी भैया, समझ आ गया, याद आ गया। ठीक है, वाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट बार? यानी क्या बोला है कि भैया एक बात मुझे बता कि जो बार मैग्नेट है ना, इसमें हमेशा ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है ये नॉर्थ से निकल के साउथ में क्यों जाती है? ऐसा क्यों होता है बताओ? क्योंकि क्योंकि बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन एज द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल मूव्स। क्योंकि भैया होता क्या है ना, मतलब बहुत बेसिक सी चीज है। साइंस के हिसाब से हम नॉर्थ पोल कौन सा लेते हैं? हम नॉर्थ पोल वो लेते हैं जहां पर हमारा कंपास मूव करता है, यहां पर हमारा कंपास जहां दिखाता है, कंपास जहां हमारा पॉइंट करता है। ठीक है, कंपास हमारा जहां पॉइंट कर रहा है उसको हम नॉर्थ पोल मानते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा बाहर निकलेंगी नॉर्थ से, क्योंकि हम वहां पॉइंट कर रहे हैं तो नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और साउथ में अंदर जाएंगी। वापस से एक बार एक्सप्लेनेशन को पढ़ लो। बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन एज द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल मूव्स, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक जो हमारा कंपास होता है उसकी जो सुई होती है वैसे नॉर्थ की डायरेक्शन में करती है ना, इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर नियर द पोल्स? ये मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर डेंस होते हैं, जो गैप होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के बीच में वो कम होता है, इसलिए। वाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट हैव फ्री एंड्स? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होती है वो कॉन्टिन्यूस लूप में होती है। क्या होती है? कॉन्टिन्यूस लूप में होती है, इस वजह से उनके कोई फ्री एंड्स नहीं होते। वो नॉर्थ से निकलते हैं साउथ में जाते हैं। चलिए, और अंदर साउथ से नॉर्थ में जाते हैं। Why do iron filling align themselves along magnetic field lines when sprinkled around a magnet? जब मैंने आयरन के टुकड़ों को डाला तो उन्हें शेप क्यों ले ली? बिकॉज बताओ, शेप ली थी अकॉर्डिंग टू दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज ईच आयरन फिलिंग बिकम्स अ टाइनी इंक्यूड मैग्नेट एंड एक्सपीरियंस अ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। यानी वो सब जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक पोजीशन में अलाइन हो जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द रिलेशनशिप। आए हाय 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 भैया, रिश्ता ही तो नहीं हो पा रहा है, रिलेशनशिप की बातें आप भी मत करो। वैसे ही रिलेशनशिप हमारी नहीं हो रही, कोई बात नहीं बेटा, समझ रहा हूं मैं तुम्हारे दुख दर्द पीड़ा को, है ना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड। बता दिया, जहां पर ज्यादा क्लोज वहां पर ताकतवर, जहां दूर दूर वहां कम ताकतवर। ठीक है, दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डायग्राम हमेशा आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ऐसा, है ना। देखो, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म, यानी इनके बीच का जो गैप होना चाहिए वो हमेशा बराबर होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड पता है कहां यूनिफॉर्म होती है? बार मैग्नेट के अंदर। हाँ, यानी जो बार मैग्नेट होता है ना, इसके अंदर साउथ से नॉर्थ में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस मूव करती हैं और ये यूनिफॉर्म होती हैं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। चलिए जी, आगे बढ़ा जाए। अब आता है एक अगला टॉपिक जो कि है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू बार मैग्नेट। अब ये जो टॉपिक है स्कूल के अंदर कराया नहीं जाता, लेकिन पता है ये जो बोर्ड एग्जाम वाले हैं ना, बड़े वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। तो अब ये क्या कर रहे हैं, आजकल घुमा फिरा के सवाल पूछ रहे हैं। इनको लगा था पीके भैया के हाथ से निकल जाएंगे, पर अपन ने देख लिया, अपन ने पकड़ लिया इनको पहले ही, है ना। तो आजकल क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि एक बार मैग्नेट की फील्ड लाइन तो तुम ड्रॉ कर लेते हो, बट दो की ड्रॉ करके बताओ। अरे बहुत सिंपल है, देख, अगर दो बार मैग्नेट हैं और दोनों के सेम पोल हैं, मान लो ये भी साउथ ये भी साउथ, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों दूर दूर जाएंगे, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे जाएंगी। देखो, इसकी आ रही है नॉर्थ से साउथ में, इसकी आ रही है नॉर्थ से साउथ में, इसकी भी आ रही होगी नॉर्थ से साउथ में, यानी ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दिख रहा है, दिख रहा है। अरे इस मैग्नेट को बड़ा करो, यहां पर नॉर्थ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 निकल रही होंगी। सिमिलरली यहां पर भी एक नॉर्थ होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 निकल रही होंगी। इन दोनों का आपस में कोई भी लिंक नहीं होगा। देखो, ये लाइनें जुड़ नहीं रही आपस में, ठीक है। लेकिन अब ट्विस्ट कहां पर आता है, जब एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो और दूसरे का साउथ हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इसका तो नॉर्थ है, इसका साउथ है। अब तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड की एक आदत है कि नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, उसको मजा आता है भैया। तो देखो अब क्या होगा, माना मैंने यहां पर भी एक साउथ पोल है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इसमें भी जाएंगी, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस
ये बगल वाले साउथ पोल में जाने लगेंगी। कहां पर जाने लगेंगी? बगल वाले साउथ पोल में ऐसे ऐसे जाने लगेंगी। ठीक है जी, ठीक है जी, आया समझ में? यानी अगर दो मैग्नेट हैं और अपोजिट पोल है तो ऐसे नॉर्थ से साउथ भी जा सकता है, और अगर सेम पोल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अब ये आपने क्यों कराया भैया, ये तो बताओ। एनसीईआरटी में तो हमने कहीं देखा ही नहीं। मैंने कहा देख कितनी बार बोर्ड में क्वेश्चन आया, आ जाओ, चलाक बन रहे थे बोर्ड वाले। देखते हैं। नेम दी पोल्स PQRS ऑफ द मैग्नेट इन द फॉलोइंग फिगर A एंड B। देखते हैं भाई, एक तो फिगर है A, ये एक मैग्नेट है। ये क्या है बेटा? ये एक मैग्नेट है, और अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं और यहां पर जा रही हैं, यहां से निकल रही हैं और यहां पर जा रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। ये क्वेश्चन तो सिंपल था, P है नॉर्थ, Q है साउथ। लेकिन दूसरा डायग्राम देखो, अब बताओ यहां पर क्या हो रहा है? बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा भैया यहां क्या हो गया, ये क्या बला हो गई अचानक से। ध्यान से देखो, ये एक बार मैग्नेट है, ये दूसरा बार मैग्नेट है। अगर तुम और गौर से देखोगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। हां जी, अब तुम्हें क्लिक कर गया है ना? तो ऐसे भी कभी कभार सवाल आ जाते हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं, है ना? उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। अब यहां पर आप देख सकते हो इन दोनों डायग्राम में से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ट्रू है, कौन सा डायग्राम सत्य है, पहले तो तुम्हें यह बताना है। तो तुम्हें साफ दिख रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो, क्या कभी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इंटरसेक्ट करती हैं? नहीं करती भैया, तो ये गलत है और ये सही है। और अब आपको बताना है कि ये जो दो पोल होंगे क्या वो सेम होंगे या वो अलग अलग होंगे? ऑब्वियस सी बात है, देखो ये अपनी तरफ जा रहा है, ये अपनी तरफ जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों पोल सेम होंगे, यानी या तो साउथ साउथ होंगे या तो नॉर्थ नॉर्थ होंगे। हाँ या ना? अगर एक नॉर्थ एक साउथ होता तो कभी भी ऐसे नहीं जाते, वो तो डायरेक्ट इसके अंदर चला जाता ना। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसका पूछा गया था, क्या है? मैग्नेटिक लाइंस आर शोन इन द फिगर, ये आपको फिगर में बता रखा है, और आपसे ये बोला गया है एक्स एंड वाई कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ज्यादा होंगी, तो मतलब कहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है यहां पर ज्यादा होगी और यहां पर क्या होगी, यहां पर कम होगी। रीजन क्या है? जहां पर क्लोज होती है, तुम्हें पता है, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला टॉपिक जो कि है ऑर्स्टर्ड एक्सपेरिमेंट। अब ये जो ऑर्स्टर्ड भैया थे इन्होंने बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट करा है ना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते करते इन्होंने बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर दिया। वैसे दोस्तों से याद आया, तुमने देखा है कि जो तीन दोस्त होते हैं उनकी दोस्ती सबसे खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि जब तीन होते हैं तो दो मिलके एक को रोस्ट करते हैं। देखा है तुमने? देखा है ना? रोस्ट करते हैं। जब दो दोस्त होते हैं ना तो वो आपस में फीलिंग शेयर करते हैं, बताते हैं यार लाइफ में कितनी मुश्किलें हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट जैसे ही तीसरा दोस्त आता है, हाँ, और बता क्या चल रहा है, और बता क्या चल रहा है ना, है ना? लड़कों को तुम कितनी ही सीरियस सिचुएशन में डाल दो, ये वाहियात बातें कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं। देखा होगा तुमने भी, नोट करा ऐसे ही अपने ऑस्टर्ड भैया बड़े होशियार थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया, सर्किट तुम्हें पता ही है ना? और उसके पास में एक नीडल रखा। नीडल समझते हो, जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है, वो कंपास रख दिया। ठीक है, और जैसे ही सर्किट के स्विच को ऑन करा तो ये जो मैग्नेटिक कंपास था इसकी नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया। डिफ्लेक्शन यानी ये मूव हो गई, इस डायरेक्शन में मूव हो गई। तो ये शॉक हो गए, ये कह रहा अल्लाह जादू, अल्लाह जादू, ये क्या हो गया? तो उनको मजा आने लगा। अब मजा आ गया था, तो उन्होंने क्या करा, यहां पर जो बैटरी है ना, बैटरी, ये बैटरी में दो तीन बैटरी और लगा दी, दो तीन बैटरी और लगा दी। ठीक है, और अब उन्होंने क्या करा, बैटरी ज्यादा लगा दी तो इससे क्या होगा, करंट ज्यादा होगा। और जब करंट बढ़ाया तो जो डिफ्लेक्शन था ना, ये डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हो गया, डिफ्लेक्शन बढ़ गया। वो कह रहा इला फिर जादू हो गया। फिर उनको अब मजा आ गया उनको, तो उन्होंने कहा चलो और करते हैं। अब उन्होंने क्या करा, बैटरी को उल्टा कर दिया, बैटरी को उल्टा कर दिया, यानी करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया। अब जैसी करंट को डायरेक्शन को उल्टा करा, ये जो डिफ्लेक्शन यहां जा रहा था अब वो डिफ्लेक्शन यहां हो गया, यानी डिफ्लेक्शन उल्टा हो गया। कह रहे यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। फिर उन्होंने क्या नोट करा कि वो कंपास को जितना दूर लेके जा रहे हैं, मान लो कंपास को वो यहां ले आए हैं, तो जो निडल में डिफ्लेक्शन है ना, वो डिफ्लेक्शन कम हो जा रहा है। यानी उनको यह समझ में आ गया कि ये करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले तो एक ये सिंपल सा डायग्राम है, सर्किट बनाया और यहां पर क्या करें, कंपास प्लेस कर देना। ये एक बेसिक डायग्राम है जो कि ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, और ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव करा, द डिफ्लेक्शन शोज द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना? और यही इस चैप्टर का नाम है जो कि तुम्हें पता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है
जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आई है ये किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, सोचा है कभी? मैं बताता हूं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, पहली चीज। दूसरी चीज डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, जितना दूर तुम लेके जाओगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड वो महसूस कर पाएगा, ठीक है? तो जितना तुम दूर लेके जाओगे वीकर मैग्नेटिक फील्ड उसे फील्ड होगी। उसके अलावा डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर करंट की डायरेक्शन बदल दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी एकदम बदल जाएगी। ये बहुत तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है जब भी हम एक करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। बहुत बढ़िया जी भैया, ये हमको समझ आ गया, मजा आ गया, ठीक है? ऑस्टर्ड भैया की कहानी समझ आ गई। ऑस्टर्ड भैया थे तो एकदम स्टड अपने, ठीक है? तो अब ऑस्टर्ड भैया ने दे दिया, अब ऑस्टर्ड भैया चले गए। अब आया एक दूसरा भाई जिसका नाम था मैक्सवेल। अरे नहीं नहीं, वो मैक्सवेल नहीं जो कि आरसीबी के लिए कभी रन नहीं बनाता और ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाता था, वो नहीं बेटा, वो नहीं, ये दूसरा मैक्सवेल है। ये मैक्सवेल जी कौन है? इन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब इन्होंने बोला कि अगर मान लो कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो तो ऑस्टर्ड बाबा ने बता दिया, बट उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो कौन बताएगा? तो वो इन्होंने बताया। उन्होंने बोला कि अगर मैं अपने थंब को स्ट्रेच करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी मान लो ये वायर है, करंट ऊपर जा रहा है, तो मैं थंब को ऐसे ऊपर रखूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, अपनी चार फिंगर्स जो बची हुई चार फिंगर्स इनको कर्ल करूंगा। कर्ल समझ तो, कर्ल कर्ल, हाँ ऐसे घुमाऊंगा। तो ये जो मेरी जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल होंगी ना, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है। यानी अगर मैं करंट कैरिंग वायर को ऐसे पकड़ूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। और अगर करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, मेरी देखो उंगलियां कैसे कर्व होंगी, ऐसे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। समझ आया? समझ आया? तो यानी उन्होंने ये प्रूव करा कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर होती है, और एग्जैक्टली वो कंसेंट्रिक सर्कल होती है। कंसेंट्रिक सर्कल यानी ऐसे 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 ऐसे, ये होता है कंसेंट्रिक सर्कल। अभी लिखवा दूंगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है स्टेट द राइट हैंड थंब रूल, तुम्हें पता होना चाहिए। क्या बोला इन्होंने? इफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज इमेजिन्ड टू बी हेल्ड इन अ राइट हैंड सच दैट thumb points in the direction of the current, then curl of the fingers around the conductor gives the direction of the magnetic field lines। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमारी ये चार फिंगर्स, यानी जो हमारी कर्ल है वो कर्ल हमारी डायरेक्शन दे रही होगी। चलिए जी, ये हमको समझ आ गया। अब इस चीज को समझने के लिए ना आपको कुछ दो तीन चीजें समझनी होगी। जब भी मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जाएगी तो हम उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस 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 क्रॉस। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी तो हम उसको डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताया भैया आपने? अब दिखाता हूं। देखो, मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहा है। अब आप पहले ये बताओ कि राइट साइड में, ये तुम्हारी राइट साइड है, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? हम पॉइंट करा, देखो अंदर जा रही है, उंगली अंदर जा रही है, जा रही है नहीं जा रही है, अंदर जा रही है, यानी इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर होगी। और बाहर कहां से आ रही है? यहां से घूम के बाहर आ रही है, घूम के बाहर आ रही है, यानी इस डायरेक्शन में। हाँ समझ आया? समझ आया? एक बार एक और ट्राई करो। अब बताओ, हम पॉइंट करो, फिंगर्स को कर्ल करो, तो तुम्हें पता चलेगा इस डायरेक्शन से तो अंदर जा रही है और यहां से क्या हो रहा है? यहां से बाहर आ रही है। फील कर पा रहे हो? एकदम फील आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? चलो अब ये बताना जरा मुझे, ये बताना। अब नीचे थंब पॉइंट करो, इधर से अंदर इधर से बाहर, इजी हो जाएगा बेटा, इधर से अंदर इधर से बाहर। बहुत बढ़िया है ना? अब मुझे बताओ, अगर मान लो दो करंट कैरिंग वायर हैं, एक ये, और इनके मिड पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? अब तुम खुद सोचो। अगर मैं इस वायर के लिए लूं तो ये तो अंदर देगा, ये तो अंदर देगा, हाँ या ना? अरे थंब बना और ऐसे कर, अंदर, ठीक है? तो यहां पर तो अंदर होगी। लेकिन अगर तू इस वायर के लिए देखेगा, नीचे वाले वायर के लिए देखो तुम, तो ये थंब बनाओ और ये अंदर से जाके बाहर, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर और एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर। मान लो एक रस्सी है, उसको कोई अंदर खींच रहा है, बाहर खींच रहा है, अंदर खींच रहा है, बाहर खींच रहा है। अगर उन दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है तो क्या रस्सी कहीं खींचेगी? नहीं खींचेगी। तो सिमिलरली इस केस के अंदर भी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये तो बाहर खींच रहा है और ये ऊपर वाला अंदर डाल रहा है ना जी? समझ आ गया जी? बहुत बढ़िया जी, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बस फील कराना चाह रहा था, ये फील कराना चाह रहा था कि किसी भी, अगर हम वायर की बात करें स्ट्रेट वायर के, तो उसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल, ये जो तुम शेप देख पा रहे हो, कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमें दिखाई देती हैं।
चलिए जी बहुत बढ़िया, इसके एक दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? A compass needle is placed near a current carrying wire. State a observation of the following case. Give the reason in the same case. Magnitude of the electric current is of the wire is increased. अगर हम मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे करंट का तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है। कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे, अगर आप कंपास नीडल को दूर लेके जाओगे बेटा तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो हमें कम महसूस होगी और नीडल कम डिफ्लेक्ट होगी, ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है जी बहुत बढ़िया। अगला क्या बोला है? अ कांस्टेंट करंट फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी करंट फ्लो ऐसे कर रहा है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। हमें क्या बताना है? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ टू साउथ एट द पॉइंट एन। एक पॉइंट एन है, अब हमें बताना है कि वो पॉइंट एन कहां पर होगा। उस पॉइंट एन पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ है। ठीक है। अगर ये ईस्ट वेस्ट है बेटा, अगर ये ईस्ट वेस्ट है तो ये ऊपर वाला नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, इतना आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक। अब तुम एक बार थंब को पॉइंट करो, अब तुम एक बार ऐसे थंब को पॉइंट करो और तुम देखो ये थंब तुमने पॉइंट करा। ठीक है। अब तुम देखो जब इस वायर के तुम नीचे से जाओगे, मान लो ये वायर है, ये नॉर्थ से ईस्ट में जा रहा है, जब इस वायर के हम नीचे से जाएंगे, इस वायर के जब हम नीचे से जाएंगे तो डायरेक्शन देखो कैसी आ रही है, तो डायरेक्शन कहां आ रही है? जब इस वायर के नीचे से जाएंगे तो नॉर्थ से साउथ आ रही है, ये नॉर्थ ये साउथ, तो ऐसे नॉर्थ से साउथ आ रही है। बट जब मैं घूम के ऊपर से जाऊंगा तो साउथ से नॉर्थ होगी। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमें नॉर्थ से साउथ पूछा है ना। तो जब हम कंपास नीडल को इस वायर के नीचे रखेंगे, बेटा फील करना पड़ेगा, इस वायर के जब हम कंपास नीडल को नीचे रखेंगे तो देखो ये डायरेक्शन है, फिंगर्स नीचे से नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, यानी हमें कहां रखना होगा? डायरेक्टली बिलो दी वायर, नीचे रखना पड़ेगा हमें कंपास नीडल को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल था मैं समझ रहा हूं। ठीक है। अब आ जाता है एक सिंपल सी एक्टिविटी। देखो ये जो हमने बताया ना कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होती है वो कंसेंट्रिक होती है, तो उसका एक छोटा सा प्रूफ है, एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम भी तुम याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन ना बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे डायग्राम वगैरह ना तुम ध्यान से देख लिया करो। ठीक है। तो बैटरी लगाई, सेम सर्किट बनाया और यहां पर हमने आयरन फिलिंग्स डाल दी, है ना। अब देखो वायर को मैंने पेपर में से ऐसे निकाल दिया, पेपर के ऊपर आयरन फिलिंग है और ये वायर है जिसमें करंट जा रहा है, तो उस वायर के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर ये जो आयरन फिलिंग है ये इस शेप में आके प्रोड्यूस हो गई। तो ये डायग्राम भी पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है। तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर फॉर्म्स कंसेंट्रिक सर्कल। याद रखना कैसा बेटा? कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है जी, है ना। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैग्नेटिक फील्ड को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? डायरेक्शन ऑफ द करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड कितना दूर आप कंपास को उससे लेके जा रहे हो। चलिए जी बहुत बढ़िया। इसका भी एक बहुत नॉर्मल सा सवाल पूछा गया था, उसको ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था और देखो कितना इजी है। तो देखो बहुत बार तो ना पेपर्स के अंदर, चाहे तुम्हारे प्री बोर्ड हो चाहे तुम्हारे हाफ फेयरली, कोई भी पेपर होते हैं ना, सबके अंदर क्वेश्चंस मोस्टली इजी आते हैं, बट कभी कभार बाई चांस एक दो क्वेश्चन टफ आते हैं। हो सकता है, क्या पता तुम्हारे बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन टफ आ जाए, तो उनसे घबराना नहीं होता है ना। अब कुछ लोगों की तो किस्मत ही ऐसी है कि भैया आना ही टफ है ना। जैसे मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसकी किस्मत भैया बहुत खराब थी। तो एक बार वो पंडित जी के पास चला गया, उसने बोला पंडित जी से कि पंडित जी मेरे को कोई इलाज बता दो। तो पंडित जी ने बोला तुम अगले 3 दिन तक सूर्य को जल चढ़ाना। कहा ठीक है जी, इलाज मिल गया। अगले 3 दिन तक सूरज ही नहीं आया, बारिश ही होती रही। ऐसी किस्मत थी भाई। तो ऐसी किस्मत अगर एक दो की है तो भैया फिर देखो तुम ज्यादा प्रिपरेशन कर लो प्लीज यार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। जैसे देखो इसके अंदर क्या है, हमें फिगर दे रखी है, ये हमें फिगर दे रखी है। अब इसमें क्या बोला है? कॉपी द डायग्राम एंड ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड। हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होंगी? ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर होंगी। यहां पर ऐसे एक सर्कुलर पाथ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमें दिखाई देंगी। ठीक है। नेम एंड स्टेट द रूल यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। कौन सा रूल है? मैक्सवेल जी का राइट हैंड थंब रूल है। और स्टेटमेंट तो तुम पूरी की पूरी लिख सकते हो। अभी जितने भी लॉज होते हैं ना, इनकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा करो, याद क्या करो, ये तुम्हें लाइन टू लाइन लिख के आनी होती है। ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two long straight parallel and conductor carry equal current in the same direction. Explain the reason. What will be the magnetic field at the point midway between them? अभी बताया था ये क्वेश्चन कि अगर दो करंट कैरिंग वायर हैं, सेम डायरेक्शन में कैरी कर रहे हैं, तो ये जो मिडवे वाला पॉइंट होगा,
इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा ये अंदर की तरफ लगाएगा और ये जो है ये घुमाकर ऊपर की तरफ लगाएगा। बेटा फील करो, ये मानो ये थंब तुमने इस डायरेक्शन में लिया, यहां से उंगलियां अंदर गई और स्क्रीन के अंदर से उंगलियां उस डायरेक्शन से बाहर आई, है ना। तो यानी यहां से डॉट होगा, यहां से क्रॉस होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। चलिए जी आगे बढ़ा जाए। अब आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। अभी तक हमने वायर की बात करी, अब इमेजिन करो एक लूप की बात करते हैं, है ना। क्या कहते हो, एक लूप की बात करें। अब मान लो एक लूप है ना, एक सर्कुलर लूप है, जैसे कि आपको यहां पर एक लूप दिखाई दे रहा होगा, ये आप देख सकते हो, ये एक लूप है, ठीक है। अब इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इस लूप का कोई भी पॉइंट पकड़ लो, मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट को पकड़ लो, इस पॉइंट को, इस पॉइंट के लिए अगर हम यहां पर राइट हैंड रूल लगाएं तो आपको पता चलेगा कि थंब की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करेंगी, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, है ना। हर पोर्शन के लिए सेम होगा। अगर मैं इस छोटे से पार्ट की बात करूं तो इस पार्ट के लिए भी थंब यहां पर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कुछ ऐसे यहां पर रोटेट करेंगे, ठीक है। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, इस छोटे से पार्ट की, यहां पर थंब लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कुछ ऐसे यहां पर भी रोटेट करेंगी, है ना। सिमिलरली इस पार्ट के लिए करंट यहां है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यहां पर भी रोटेट करेंगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। मेरा सवाल यह है कि सेंटर में इस पूरी कॉइल के, इस लूप के, लूप समझते हो ना यार, इस लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं कोई भी छोटा 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 पार्ट लेता जाऊं तो देखो इस पार्ट में अंदर जा रही है, 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 हर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड पहले अंदर जा रही है। तो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा वो स्ट्रेट होती है। कैसी होती है, वो स्ट्रेट होती है। कैसी, स्ट्रेट होती है, एकदम सीधी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो, ओए होए होए, ये लिया है अपन एक्सरसाइज करने वाला जो हमारा क्या, हाँ ठीक है, तो ये है, ठीक है। अब मान लो ये आपको पूरा का पूरा दिख रहा है सर्कुलर, है ना। अब इस सर्कुलर को मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया। देखो पहले मैं ऐसे ऐसे आपको बता रहा था कि ये पार्ट है सर्कल, ये पार्ट है सर्कल, सेंटर में सीधा जाएगा, सेंटर में कैसा जाएगा, सीधा जाएगा। बट अगर मान लो मैं इसको ऐसे टिल्ट कर दूं, है ना, पहले मैंने ऐसे रखा हुआ था, अब मैं इसको एक रिंग बना रहा हूं, ऐसे टिल्ट कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, देख रहे हो। अब मैं उसको ऐसे टेढ़ा कर रहा हूं, मैं उसको टेढ़ा कर रहा हूं, तो हर पार्ट में सर्कुलर 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 और सेंटर में ऐसा सीधा जाएगा। सेंटर में कैसा जाएगा, एकदम सीधा जाएगा। क्या है बात समझ में आई, क्या है बात समझ में आई। अब यहां पर जो डायग्राम पूछे गए हैं बेटा, वो ये दोनों डायग्राम पूछे गए हैं। अगर तुम ये डायग्राम भी याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बस याद रखना सेंटर में स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आ रही होती है, ठीक है जी। तो यहां पर आपको लिखा भी हुआ है, ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ द लूप बिहेव लाइक अ टाइनी स्ट्रेट कंडक्टर producing a concentric circle of magnetic field of lines around it. But याद रखना, at the center of loop, the arc of these circle combine and appear to be a straight line. ठीक है, appear to be a straight line. अब यहां पर होती हैं दो पॉसिबिलिटी, समझना बेटा। एक लूप है, एक लूप है ना, एक लूप ये है। अरे ये कैसा लूप बना दिया भैया, एक तो मेरी ड्राइंग सर्कल ही बना लेते हैं, ठीक है। एक लूप ये है, एक लूप ये है, बट फर्क इतना है कि इसमें तो करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज समझते हो ना, टिक 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 सुई वाली डायरेक्शन, और एक में है एंटी क्लॉकवाइज जो कि है ये, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अलग होगी। क्यों, क्यों, देखो इस छोटे से एरिया के लिए, इस छोटे से एरिया के लिए, मान लो इस एरिया के लिए एक बार राइट हैंड थंब रूल लगाओ, डिंग 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 डिंग, यानी इसके अंदर तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, अंदर होगी। लेकिन अगर इसके लिए मैं छोटा सा टुकड़ा पकड़ूं तो तुम देखोगे ये फिंगर्स यहां से अंदर गई और यहां से बाहर आई, यानी इसमें सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। तो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा हूं, ट्रिक बताना चाह रहा हूं, खुद सोचना, खुद सोचना। अगर मैं एक मैग्नेट की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर अंदर जाती थी, कहां से बाहर आती थी भैया, नॉर्थ पोल से बाहर आती थी, साउथ में अंदर जाती थी। तो क्या मैं इसको, इसमें क्या हो रही है, अंदर जा रही है, तो क्या मैं इसको साउथ पोल भी बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हो भैया। यहां से बाहर आ रही है, क्या मैं इसको नॉर्थ पोल बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब भी एक सर्कुलर लूप के अंदर, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया, क्या मैं बोल सकता हूं जब भी एक सर्कुलर लूप के अंदर क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल बनेगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल बनेगा। आप तुम बोलोगे भैया कुछ समझ नहीं आया, याद नहीं हो रहा, दिमाग एकदम
डिंग 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 हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, तेरा भाई खड़ा है, तुझे ट्रिक दे देगा यार, तू देख। मैक्सवेल को उल्टा कर देते हैं, अरे नहीं वैसे उल्टा नहीं, मैक्सवेल लॉ को उल्टा कर देते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, थंब को हम ले रहे थे करंट, और फिंगर्स को हम क्या ले रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हम उल्टा कर देते हैं, अब हम करंट को ये फिंगर्स की डायरेक्शन ले लेते हैं और थंब को मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स को कर्ल करो, थंब आएगा अंदर, ऑटोमेटिक थंब आएगा अंदर, अंदर यानी क्रॉस। और तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर कहां जाती है, अंदर जाती है साउथ पोल में। ये तो तुम्हें याद रहना चाहिए, नॉर्थ से निकलती है साउथ में अंदर जाती है ना। सिमिलरली अब यहां पर फिंगर्स को कर्ल करा, थंब बाहर, बाहर कहां से आती है, नॉर्थ पोल से। तो यानी एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ बन गया, क्लॉकवाइज में साउथ बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है ना। एनसीईआरटी में एक ऐसा डायग्राम भी है जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। इसके भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। वो जो डायग्राम मैंने बताया था सर्कुलर लूप वाला, पहले तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्क ऑन इट डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की वो पूरा लेबलिंग वेबलिंग करनी है उसी डायग्राम की जो मैंने आपको नहीं बताया था, अरे यही वाला सर्कुलर लूप वाला, कि इधर 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 तो सर्कुलर होती है ना, वही वाला, वो पूरा डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेम द टू फैक्टर्स ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड। किस पर डिपेंड करेगा, करंट कितना है, कितना ज्यादा और कितना कम करंट है ना, डायरेक्शन क्या है करंट की, इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा। वैसे एक चीज पे और डिपेंड करता है जो कि नंबर ऑफ टर्न्स। ये क्या है आगे बताऊंगा, रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ, थोड़ा थमना पड़ेगा, अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोलिनॉइड के बारे में। अब ये भैया सोलिनॉइड क्या होता है, सबसे पहले तो तू घबरा मत, डरे मत, सारी चीजें आसान है। पता है कभी कभार क्या होता है कि जब हम लेक्चर्स वगैरह देख रहे होते हैं ना, तो कुछ चीजें हमें समझ आती हैं, कुछ चीजें हमें नहीं भी आती समझ में, ये फैक्ट है। बट क्या है, हमें हार नहीं माननी है ना, हमें ना देखते रहना है, हमें लगे रहना है। अगर नहीं समझ आई तो बैक करेंगे वीडियो को, फिर देखेंगे। क्यों, क्योंकि होता क्या है ना, आजकल हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तुमने देखा होगा कोई चीज नहीं मिली तो गिव अप कर दिया। अरे तुम हार कैसे मान सकते हो यार, तुम हार मानने के लिए बने ही नहीं हो। तुम्हें इतने बड़े बड़े अपने ड्रीम्स अपने पेरेंट्स के अचीव करने और तुम बोल रहे हो भैया हार मान लेते हैं। अरे कैसे हार मान लोगे यार तुम, अगर नहीं समझ आ रहा थोड़ा सा पीछे जाओ, फिर देख और फिर समझने की कोशिश कर, बट तुम कर सकते हो, मेरा विश्वास है तुम पर, ठीक है। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है ना, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, टेंशन मत ले, आ जा। सोलिनॉइड क्या है, देखो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है पेपर के अंदर, व्हाट इज सोलिनॉइड, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड होता है, अगर वो जो मैंने एक सर्कुलर लूप बताया ना, उस लूप को मैं 10-15 लूप के अंदर कन्वर्ट कर दूं। यानी मान लो एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, पांच लूप, छह लूप, ऐसे मैंने क्या करा, बहुत सारे सर्कुलर कॉइल्स को जोड़ दिया। इसका एग्जांपल है स्प्रिंग। अरे स्प्रिंग ऐसी तो बनती है, घुमाते जाते घुमाते जाते घुमाते जाते हैं और एक पूरे के पूरा सोलिनॉइड बन जाता है। तो ये जो लूप्स का स्ट्रक्चर होता है इसी को हम सोलिनॉइड बोलते हैं। इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर से ना बेटा क्या किया जाता है, इसको बैटरी से जोड़ा जाता है और करंट पास किया जाता है, ठीक है, करंट पास किया जाता है। अब तुम खुद सोचो, ये एक कॉइल है, ये एक छोटी सी कॉइल है ना, ये एक छोटी सी कॉइल है। अगर मैं एक कॉइल की बात करूं, एक छोटी सी कॉइल की बात करना, जैसे मान लो ये है ना, ऐसी बहुत सारी कॉइल है, 1 2 3 4 5। अब ये जो एक कॉइल है, ये जो एक कॉइल है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने तुम्हें बताया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, करंट की डायरेक्शन को ऐसे कर्ल कर लो, उल्टा लॉ बताया ना अभी, उल्टा मैक्सवेल का उल्टा, तो ऐसे उल्टा करा। थंब की डायरेक्शन क्या है, आगे की तरफ, है ना। सिमिलरली अगर हम सारे कॉइल्स की, अगर हम सारे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, तो हर कॉइल के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आगे की तरफ होगी, 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 और सबकी मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी ये एक मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, और इसी को ही हम सोलिनॉइड बोलते हैं। तो सबसे पहले सोलिनॉइड की डेफिनेशन देखते हैं बेटा, व्हाट इज सोलिनॉइड, आ जाओ। सोलिनॉइड क्या होता है, सोलिनॉइड इज अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी जो शेप आपको दिख रही होगी, कुछ कुछ सिलेंडर की तरह दिख रही होगी, ठीक है। अब इसकी खासियत मैं बताऊं क्या है, कि ये एक प्रकार का मैग्नेट बन चुका है। अब ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। अब इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, इनसाइड तो ये है, इनसाइड तो क्या है, ये है, ठीक है जी, आया समझ में।
जबकि अगर मैं बाहर की बात करूं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर की बात करूं तो पता है कैसे होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होंगी, यहां से शुरू होंगी यहां पर खत्म होंगी, यहां से शुरू होंगी यहां पर खत्म होंगी, है ना। ये डायग्राम देख लो, डायग्राम बहुत बार बनाने को पूछा गया है। अंदर तो तुम्हें सेम दिख रही होंगी, सारी लाइनें बराबर है, क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? हाँ। लेकिन बाहर देखो, बाहर निकली अंदर गई, बाहर निकली अंदर गई। ये डायग्राम कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या? अरे अभी तो बताया बार मैग्नेट में। हाँ, तो यानी सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। क्यों? मैं रीजन दे देता हूं। सबसे पहले, एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, दूसरे में अंदर जाती है ना। दूसरा रीजन, इसके अंदर सोलिनॉइड के अंदर कोई भी पॉइंट पकड़ लो, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बराबर है। चाहे ये पॉइंट पकड़ लो, चाहे ये पॉइंट पकड़ लो, चाहे ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये अगर अंदर है ना कोई भी पॉइंट, तो वहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बराबर होगी। तीसरा पॉइंट, अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे ना, ऐसे लटका देंगे, तो ये भी नॉर्थ और साउथ पोल में अलाइंड हो जाएगा, जैसे कि बार मैग्नेट करता था। ठीक है, तो याद रखना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ पैटर्न्स है, तो आप ऐसे याद रखोगे कि द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। हमेशा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकलती है, साउथ के अंदर जाती हैं। और अगर मैं अंदर की बात करूं सोलिनॉइड के अंदर, तो साउथ से नॉर्थ, वो एकदम सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, सारी चीजें सेम है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। कहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? देखो, सोलिनॉइड के अंदर में कोई भी पॉइंट होगा ना, उसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फिर इस पे होगी, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्लोज होती है, और फिर यहां पर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सी, फिर ए, फिर बी। अब एक और क्वेश्चन बताता हूं। कभी कभार ना दो पॉइंट्स दिए जाते हैं और वो दोनों ही अंदर दिए जाते हैं। मान लो ये सी है, ये डी है, और बोला जाता है कि इन दोनों में से किसके पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। दोनों पे बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इनसाइड अ सोलिनॉइड हमेशा सेम रहता है। ठीक है, इनसाइड अ सोलिनॉइड हमेशा सेम रहता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सोलिनॉइड की, तो याद रखना सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। अभी वो लिखवा भी दूंगा, मतलब एक क्वेश्चन है उसके द्वारा। ठीक है, अब आता है एक और सवाल, फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड डिपेंड। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है? पता है कौन से? सबसे पहला फैक्टर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पूरा लिखना बेटा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कितनी कम लेंथ के अंदर कितने सारे टर्न्स हैं, है ना। मान लो ये एक सोलिनॉइड है, और मान लो एक सोलिनॉइड ऐसा है ना, तो किसके पास ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी? इसके पास, जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो, है ना। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा टर्न्स होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वीक होगी। ठीक है जी, समझ आ गया। दूसरा, करंट थ्रू दी सोलिनॉइड। सोलिनॉइड में से करंट कितना जा रहा है? जितना ज्यादा करंट जाएगा उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत बेसिक रीजन है। तीसरा आ जाता है नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। कोर, ये क्या है भैया? देखो क्या किया जाता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे भी, कि सोलिनॉइड का जो बीच का जो गैप है ना, अरे ये जो बीच का जो गैप तुम्हें दिख रहा है, इसके अंदर एक मटेरियल डाला जाता है जिसको हम कोर बोलते हैं, कोर, है ना। और उस कोर से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो याद रखना, एक कोर का नाम भी तुम्हें बता देता हूं, मटेरियल का नाम भी बता देता हूं, जो कि सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन से क्या होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत होती है, वो बढ़ जाती है भैया, मजा आ जाता है एकदम, है ना। तो यानी सॉफ्ट आयरन को यूज करके भी हम स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। ये तीन फैक्टर्स याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, आ जाओ। अब आता है क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया भी था, कि वाई अ सोलिनॉइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट। इसके मैं आपको रीजन बता चुका हूं। सबसे पहले इसका जो पैटर्न होता है वो एकदम सेम होता है। नॉर्थ पोल से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ में जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर पैरेलल एंड यूनिफॉर्म। बार मैग्नेट में भी यही होता था, बताया था। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इसको भी फ्रीली सस्पेंड करें तो ये भी क्या होगा, ये भी नॉर्थ साउथ पोल में आ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि कौन सा बेटर है, ये सोलिनॉइड या फिर बार मैग्नेट? तो मैं तुम्हें बताऊं, सोलिनॉइड के पास एक बड़ी खूबी है, एक बड़ी खतरनाक खूबी है, जो कि है ये अपनी पोलैरिटी को चेंज कर सकता है। यानी पहले तो मान लो, पहले ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ था, ये इसको साउथ और इसको नॉर्थ कर सकता है। कैसे? अगर मैं करंट की डायरेक्शन को बदल दूं, बैटरी को उल्टा लगा दूं, तो क्या पोल बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। और उसी को हम बोलते हैं
कि ये जो पोलैरिटी होती है ना, पोलैरिटी वो बदल सकता है। कौन? सोलिनॉइड। तो याद रखना, पोलैरिटी ऑफ द सोलिनॉइड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आता है एक छोटा सा टर्म जो कि है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब तुम बोलोगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट भैया? यार कुछ नहीं है, ये सोलिनॉइड ही है। जब सोलिनॉइड के अंदर हम वो आयरन, याद आ गया, सॉफ्ट आयरन, उसको हम डाल देते हैं, याद आ रहा है, कोर कोर कोर, हाँ। तो जब हम कोर को लगा देते हैं, यानी सॉफ्ट आयरन को हम सोलिनॉइड के अंदर लगा देते हैं, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी वो मैग्नेट जो कि बिजली की मदद से चल रहा है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट फॉर्म्ड व्हेन अ सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के अंदर डाला तो क्या बन गया? वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने देखा होगा पिक्चरों के अंदर, वो बाहर की मूवी होती है ना हॉलीवुड, उसमें दिखाते हैं कि बड़े बड़े गार्बेज एरियाज होते हैं, उसके अंदर पुरानी पुरानी गाड़ियां होती हैं, एक बड़ा सा ऐसी क्रेन आती है और उस पर गाड़ी ऐसे चिपक जाती है, देखा है? और जैसे वो स्विच को ऑफ करते हैं गाड़ी नीचे गिर जाती है, देखा है? वो क्या होता है? अरे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही तो होता है। ठीक है, तो यूजेस क्या होते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के? यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल बेल्स, क्रेन्स, मोटर्स एंड मैग्नेटिक लॉक्स। उसके अलावा हेल्पफुल इन क्रिएटिंग कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड इन लेबोरेटरीज। यानी बहुत सारे अप्लायंसेस है ना, जैसे कि मोटर्स होती हैं, क्रेन्स होती हैं, बेल होती है, उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगता है। उसके अलावा लैब्स के अंदर भी काम आता है, क्योंकि इसकी मदद से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से हम अपने हिसाब से मैग्नेट को बना सकते हैं। कैसे? यार देख, अगर मुझे हाई पावर का मैग्नेट चाहिए तो मैं उसको ज्यादा करंट दूंगा, अगर मुझे लो पावर का मैग्नेट चाहिए तो मैं इसको कम करंट दूंगा। तो मैं अपने हिसाब से मैग्नेट बना सकता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सवाल आ जाता है व्हाई एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेटर। तो इसके कुछ पॉइंटर्स याद रखना। सबसे पहला पॉइंटर, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा करंट दोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी बढ़ जाएगी। अगला, मैग्नेटिज्म कैन बी कंट्रोल्ड। अगर तुम्हें ऑफ करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खत्म करना है, तो तुम कर सकते हो। इमेजिन करो एक बड़ा सा बार मैग्नेट और उससे तुम्हारी गाड़ी चिपक गई, तो क्या अब वो गाड़ी हट पाएगी? नहीं हटेगी, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी हट नहीं सकती ना, बार मैग्नेट की, वो परमानेंट मैग्नेट है। जबकि ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको बंद किया जा सकता है। जैसे ही करंट को बंद करोगे प्रॉपर्टीज गायब। अगला, टेम्पररी मैग्नेटिज्म, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ये टेम्पररी है। अगली चीज, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ का साउथ कर सकते हैं, साउथ का नॉर्थ कर सकते हैं। एंड लास्ट, यूजफुल फॉर मेनी एप्लीकेशंस, बहुत सारे अप्लायंसेस के अंदर ये यूज किया जाता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। क्या लिखकर आओगे? सबसे पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होता है, जबकि परमानेंट मैग्नेट एग्जिस्ट करता है परमानेंटली। इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम बदल सकते हैं करंट को चेंज करके, बट इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, फिक्स्ड रहता है। अगली चीज, ये टेम्पररी होता है, जैसे हम इसको स्विच ऑफ करेंगे तो वैनिश हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टी, बट इसको कभी भी स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता। अगला, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, बट यहां पर कोई पोलैरिटी रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट का बीच का डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। इसी बात पे कुछ सवाल करते हैं और फिर बढ़ते हैं एक लॉ की तरफ, लेफ्ट हैंड रूल दिखाऊंगा। आ जाओ। पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के अंदर हमेशा सीधी लाइनें होती हैं, याद रखना। चलो, स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलिनॉइड डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करती? जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है किस पे डिपेंड नहीं करती? बताओ। अगर तुम ध्यान से देखो, डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू सोलिनॉइड, डायरेक्शन पे स्ट्रेंथ तो डिपेंड नहीं करेगी। अरे मान लो अगर तुम डायरेक्शन बदल भी लेते हो, तो पहले ये नॉर्थ था, ये साउथ था, अब ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, बट स्ट्रेंथ तो नहीं बदलेगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, तो स्ट्रेंथ नहीं बदलेगी। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब डायरेक्शन से, करंट की डायरेक्शन से नहीं बदलेगी, तो ये आंसर आपका बी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। For the current carrying solenoid as shown below, draw magnetic field lines, give a reason and explain that out of 3 point ABC, which point will have maximum and minimum। तो देखो ये पॉइंट अंदर है, इसमें मैक्सिमम होगा, फिर ये आएगा क्योंकि यहां पर जो लाइंस होंगी वो क्लोज होंगी, और यहां पर लाइंस दूर दूर होंगी, तो सबसे कम होगा बी पे, तो ए आएगा, सी आएगा, फिर बी आएगा। चलिए जी, सोलिनॉइड के डायग्राम बहुत बार पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन में भी था, दिखाया भी। चलो, कैन अ फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलिनॉइड स्टे इन एनी डायरेक्शन? नहीं, एनी डायरेक्शन में नहीं स्टे कर सकता। इट कैन ओनली स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, what will happen when the direction of the current in the solenoid is reversed? अगर आप रिवर्स करोगे then polarity will be reversed,
नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा, साउथ नॉर्थ बन जाएगा। चलिए बहुत सही, अगला क्वेश्चन। हाउ डज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, स्टेट द फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। तुम्हें पता है कि कैसे बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह, उसके मैं पॉइंटर्स बता चुका हूं, बट दूसरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करंट कितना ज्यादा करंट है, एंड थर्ड नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, है ना, कोर सॉफ्ट आयरन, हाँ उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब बढ़ते हैं बेटा फाइनली अगले टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, और उस टॉपिक का नाम क्या है, क्या है, फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी फोर्स भी लगेगी क्या, चलो इस चीज को डिटेल में पढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं पानी पी के आ जाता हूं। चलो अब देखो यहां पर क्या हुआ ना, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा गया। एक्सपेरिमेंट में क्या करा, ये एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म करे जाते हैं, देखो सबको थोड़ी थोड़ी चुल होती है, चुल समझते हो ना, चुल यानी थोड़ा तो है कि हाँ कुछ नया करेंगे। तो यहां पर क्या करा कि साइंटिस्ट भैया ने क्या सोचा कि यार देख, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, हाँ या ना, करता है करता है करता है। अगर मैं उसके पास में एक मैग्नेट लिया हूं तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं तो क्या होगा। देखो इमेजिन करो ये एक, और ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये डायग्राम भी पेपर के अंदर पूछा गया था भैया, बहुत डायग्राम पूछे जाते हैं। हाँ देख लो, इसके अंदर हमने क्या करा, एक डंडे से एक वायर को लटका दिया, ये एक मेटल की रॉड है, ये क्या है, मेटल की रॉड, और देखो इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो करंट देखो ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे जा रहा है 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 जा रहा है, और ऐसे फ्लो कर जा रहा है, ठीक है। तो अगर करंट फ्लो करेगा, ये जो तुम्हें दिख रहा है कंडक्टर, क्या इसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बिल्कुल बनेगी भैया जी, एकदम बनेगी। अब इमेजिन करो इसके पास में मैं एक मैग्नेट लिया हूं, ये जो मैग्नेट तुम देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, क्योंकि हॉर्स के वो पैर में नहीं लगाया जाता, हाँ उसकी तरह थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए हॉर्स शू मैग्नेट। अब जब मैं हॉर्स शू मैग्नेट को पास लाऊंगा तो क्या होगा, पता है क्या होगा, ये जो कंडक्टर था ना, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि इसके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और जब दो मैग्नेट आपस में आते हैं या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या तो वो रिपेल करेंगे, यानी फोर्स जनरेट होगी, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये जो तुम्हें डंडा दिखाई दे रहा है, डंडा इसकी तरफ खिंचा चला आता है, जैसे कि तुम भी उसकी तरफ खींचे चले आते हो, है ना। और तुम्हारे पापा की फिर फोर्स लगती है तुम्हारे गाल पे, है ना। जब फोर्स से याद आया, तुमने देखा है हर एक, हम सबका एक न एक ऐसा दोस्त तो जरूर होता है जो कि खुद को गुंडा समझता है, और फिर वो अलग बात है कि वो पिट के आता है हर जगह से, है ना, उस पर भी फोर्स एग्जर्ट होती है, नोट करा है तुमने, हाँ तो ऐसी इस पे भी फोर्स एग्जर्ट हो रही है, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर, याद रखना, कुछ साइंटिस्ट ने क्या बोला, द मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट्स एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ले आओगे तो उसमें भी फोर्स लगेगी। अब सवाल ये आता है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये कैसे हम ढूंढेंगे। तो इसी के लिए अभी तक हमने एक बाबा की बात करी जो कि थे हमारे मैक्सवेल बाबा की, जय हो। अब हम दूसरे बाबा की बात करेंगे जिनका नाम क्या है बेटा, जिनका नाम है, अरे ये एक्टिविटी फिर आ गई भैया, देखो एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था बाबा जी का नाम, जिनका नाम है फ्लेमिंग्स। तो फ्लेमिंग भैया आए, मैक्सवेल भैया राइट हैंड लेके आए थे, इन्होंने बोला कुछ अलग करता हूं जैसे तुम किसी की कॉपी ऐसे चीटिंग कर रहे हो तो कुछ अलग करने की कोशिश करते हो, इन्होंने कहा मैं लेफ्ट हैंड ले आता हूं, तो ये अपना लेफ्ट हैंड लिया है, और इन्होंने क्या बोला, आपको लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से ओपन करना है। कैसे, सबसे पहले थंब ओपन करो बेटा, फिर इंडेक्स, देखो पहले समझो, इसको थंब बोलते हैं, इसको इंडेक्स फिंगर, इसको मिडल फिंगर, ठीक है। तो पहले इसको ओपन करो, फिर इसको करो, है ना, ऐसे डिंग, गोली मार दो गोली, हाँ ऐसे, और अब जो मिडल फिंगर है उसको ऐसे डिंग 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 डिंग, हाँ ऐसे ऐसे। तो इन्होंने बोला आपको अपनी उंगलियों को ऐसे रखना है बेटा। तुम अगर मेरी इंस्टाग्राम पे फोटोज भी देखोगे तो मैं ऐसे ही खिंचवाता हूं, क्योंकि मैं फ्लेमिंग बाबा का फैन हूं, ठीक है। तुम्हें बनना पड़ेगा अगर तुम्हें इस चैप्टर में नंबर लाने हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करना है, थंब को ऐसे, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, ठीक है। अब फ्लेमिंग बाबा जी ने क्या बोला, अगर अगर ध्यान से समझना बेटा, अगर ये इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मिडल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये थंब पता है क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर टेक्निक, तो अपने टेक्निक है, ठीक है भैया है, ठीक है। आजा पहले देखते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, जो कि बार बार पूछा जाता है, स्टेट दी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो देखना, इफ अ फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ अ लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच
म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। सबसे पहले तो हमें इनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, जैसे कि ऐसे, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये भी इसके, है ना, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड द फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट करेगी। एंड मिडल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी मोशन की डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को थंब बताएगा। भैया वे याद कैसे करें, हम भूल जाते हैं बार बार। मैंने कहा देख, सबसे पहले आपके पापा, फिर आपकी मम्मी, और उनसे चिल्ड्रन हुआ, चिल्ड्रन तुम हो, ठीक है। तो ऐसे ही रखना है, सबसे पहले फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन। अरे पहले पापा, फिर मम्मी, फिर है ना, है ना, फिर चिल्ड्रन, ठीक है। तो एफ से फादर यानी एफ से फोर्स, एम से मदर यानी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड, और सी से करंट यानी सी से चिल्ड्रन। बहुत बढ़िया। तो तुम्हें क्या याद रखना है, फादर मदर चिल्ड्रन, बस। तो ये फादर, ये मदर और ये चिल्ड्रन, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, बात हो गई खत्म, बात हो गई भैया एकदम खत्म। ये है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब भैया इसके न्यूमेरिकल आते हैं बहुत सारे, कुछ कुछ न्यूमेरिकल मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि है क्रॉस 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 क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, अब तुम जान गए हो, जो कि है अंदर, इसके अंदर जा रही है एक मैग्नेटिक फील्ड। मैंने एक वायर को रख दिया और उस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो तुम्हें यह बताना है कि इस वायर पे फोर्स कहां लगेगी, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड निकालना, राइट हैंड मत यूज करना, लेफ्ट हैंड, ठीक है। ऐसी फॉर्मेशन बना लेना। अब क्या करना है, फादर मदर चिल्ड्रन, मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर। तो सबसे पहले तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड को सेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड को अंदर डाल दो, अंदर। मेरे को क्या देख रहा है, अपनी नोटबुक में कर ले भाई, यार यार कर ले यार प्लीज, यार पेपर में आते हैं सवाल। इसको अंदर डाला, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ये जो मिडल फिंगर है ना यार, इसको मैं ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसको मैं ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो करंट की डायरेक्शन का है ये, है ना। तो अब देखोगे तुम्हारा थंब कहां पॉइंट कर रहा है, ये थंब तुम्हारा यहां पॉइंट कर रहा है, थंब तुम्हारा यहां, अरे हाँ की ना बोल दे भाई, हाँ यहां, ठीक है, थंब यहां पॉइंट कर रहा है, यानी जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ये कौन सी डायरेक्शन है, अरे देखो मूर्खो, याद रखना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो फोर्स लग रही है वेस्ट की डायरेक्शन में, कहां पर, वेस्ट की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। क्या बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, भी दिखाऊंगा। पहले आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको कराना चाहता हूं, ठीक है। मान लो अब मैग्नेटिक फील्ड है डॉट 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 डॉट, और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या करोगे, सबसे पहले इसको बाहर निकालो ऐसे, है ना, बाहर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। अब ये जो मिडल फिंगर है इसको फिर ऊपर ले जाओ, मैग्नेट, देखो मिडल फिंगर को ऊपर ले जाओ, तो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट की डायरेक्शन होती है। बहुत बढ़िया जी भैया, मजा ही आ गया यार, क्या बात है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। अब मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज वगैरह दिखा देता हूं, आ जाओ जरा देखते हैं क्या सवाल पूछा गया। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन बिलो केसेस। अब देखो यहां पर ना केस थोड़े कॉम्प्लिकेट कर दिए। यहां पर गिवन है एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां है, तो आपको ये बताना है कि फोर्स कहां लगेगी। अब ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो, पेपर के अंदर कई बार पूछा गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव पार्टिकल होता है। मुझे एक बात बताओ, करंट कहां से कहां फ्लो करता है, अगर तुम्हें याद हो, करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव में, ठीक है जी। पर इलेक्ट्रॉन तो उल्टा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव में फ्लो करता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब हमें क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन गिवन है ये, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी अपोजिट। तो याद रखना, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की उल्टी होती है। अब आ गई तुमको बात समझ में। तो एक्चुअली में करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो अब बताओ फोर्स कहां लगेगी। चलो आ जाओ जरा, अपनी उंगलियां निकालेंगे, सारा उंगलियों का गेम है बेटा यहां पर, है ना, उंगलियों का। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। करंट कहां है, करंट नीचे है, तो इसको ऐसे घुमाकर नीचे कर लो, कर पाए नीचे। जो थंब है वो तुम्हारी तरफ, यानी पेपर के बाहर, पेपर के बाहर, आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ पेपर, है ना, है ना, आउट ऑफ द पेपर। देखो वैसे तो 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बट फिजिक्स के अंदर 6 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एंड पेपर के बाहर यानी आउटवर्ड, और पेपर के अंदर यानी इनवर्ड, 2 डायरेक्शन और होती हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, आउटवर्ड, आउट ऑफ द पेपर। फोर्स कहां निकल रही है, आउटवर्ड फोर्स है, ठीक है जी, हमें समझ आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या है,
यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना भिड़ू। ये अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल, और तुम्हें पता है करंट भी पॉजिटिव से नेगेटिव, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन यही रहेगी, बदलेगी नहीं। ठीक है, तो अब आप देख लो मैग्नेटिक फील्ड ये रही और ये रही करंट की डायरेक्शन, तो थंब कहां आ रहा है? आउटवर्ड। तो इन दोनों का ये आंसर क्या था बेटा? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर था आउटवर्ड। आई होप अब आपको ये समझ आया होगा। कई बार खतरनाक खतरनाक सवाल ऐसे ही आ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पे तो भर भर के सवाल आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन करंट एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब ये क्वेश्चन घुमाकर आया। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है? हमें ना यहां पर उल्टा क्वेश्चन गिवन है। कैसे? अब हमें करंट की डायरेक्शन गिवन है और हमें फोर्स गिवन है। ये फोर्स है बेटा, ये क्या है क्वेश्चन के अंदर? देखो फोर्स है, ये फोर्स है। हमें निकालना क्या है? अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। वापिस से वही बनाते हैं अपन। ठीक है, हमें गिवन है करंट की डायरेक्शन। देखो करंट की डायरेक्शन ये है, मिडल फिंगर ये रही, और अब हमें थंब, ये थंब क्या होती है? फोर्स। तो फोर्स मुझे गिवन है नीचे की डायरेक्शन में, फोर्स मुझे गिवन है नीचे की डायरेक्शन में। तो मेरी ये जो इंडेक्स फिंगर है बेटा, ये बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? डॉट डॉट डॉट, यानी बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ठीक है, तो ऐसे उल्टे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन एक बार में तुम्हें समझ नहीं आएगा, अभी तुम ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हो गए होगे, है ना? बट क्या होता है कि एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर उंगलियां आपकी बैठ पाती हैं। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A uniform magnetic field exists in a plane of paper as shown in a diagram. In this field, an electron and a positron, positron कुछ नहीं होता, ये पॉजिटिव पार्टिकल है, ठीक है, enters। और क्या बताया हमें? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। अब चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहले डायग्राम देखते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा है और पॉजिट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा है। अरे भैया इलेक्ट्रॉन तो धोखेबाज था, इलेक्ट्रॉन तो दगाबाज था, ये उल्टा करता था करंट का। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन ये होगी, हाँ या ना? इसमें भी ये होगी, हाँ या ना? दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम। और मैग्नेटिक फील्ड वो तो है ही, गिवन ही है हमें, है ना, इस डायरेक्शन में। तो करो भाई फटाफट से, देखो इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडल फिंगर को ऊपर डाल दो, तो थंब कहां जा रहा है? थंब जा रहा है अंदर, यानी आंसर आएगा इनवर्ड। तो अब आप ऑप्शन देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, जल्दी से देख लो। बोथ आर पॉइंटिंग इनटू दी प्लेन, है ना? क्या कर रहे हैं? दोनों जो हैं वो कहां पर पॉइंट कर रहे हैं? इनटू दी प्लेन। कैसे आया बेटा? याद रखना, इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर, तो थंब जो है वो अंदर जा रहा है, दोनों इनटू दी प्लेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन आ गया, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ये क्वेश्चन लॉजिकल है, समझना, और इमेजिनेशन का काम है ना? इमेजिनेशन तुम्हारी वैसे तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है, यहां भी स्ट्रांग करो बेटा। क्या बोला है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में है। ठीक है जी, हम समझ गए। इन विच डायरेक्शन इन दिस फील्ड शुड अ अल्फा पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स साउथवर्ड। इसको हम अगले पन्ने पे समझते हैं। क्या बोला? एक पन्ना ले लो, एक पेपर ले लो, ठीक है, ये है, ये एक पेपर है। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। वर्टिकली अपवर्ड का क्या मतलब है? एक पेपर ले लो तो ऐसे ऊपर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, यानी पेपर के बाहर निकल रही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी कुछ डॉट 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 ऐसी है, ठीक है। और एक पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल जा रहा था। लेकिन गिवन क्या है? गिवन क्या है हमें? क्या गिवन था? क्या निकालना क्या था? इसके अंदर है कि इन विच डायरेक्शन शुड अ अल्फा पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स डिफ्लेक्टेड साउथवर्ड, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो साउथ होनी चाहिए। साउथ कौन सी होती है बेटा? ये वाली डायरेक्शन साउथ होती है, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ। यानी हमें फोर्स की डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, फोर्स गिवन है। हमें निकालना है कि पार्टिकल कहां जाएगा, यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमें यह निकालना है। कैसे निकालोगे? वही हमें रूल वही लगाना है, ठीक है। तो ये इंडेक्स फिंगर है, इसको तुम कैसे कर सकते हो? इसे बाहर की तरफ रख सकते हो। जो आपका थंब है बेटा वो नीचे की तरफ, क्योंकि फोर्स नीचे लग रही है ना, तो ऐसे थंब को क्या करो बेटा, देखो ऐसे हाथ को थोड़ा करो। अब देखो इंडेक्स फिंगर बाहर की तरफ, थंब नीचे की तरफ, तो ये जो मिडल फिंगर है ये वाली डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है। यानी ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। तो ईस्ट की डायरेक्शन में पार्टिकल मूव होना चाहिए, तब जाकर ये पार्टिकल ऐसे घूम के नीचे आ जाएगा। क्या बात समझ में? जल्दी से चैट के अंदर बता देंगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन भी
पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो मैंने तुम्हें बोला था ना कि डायग्राम पूछा जाता है। तो ऐसे आते हैं कि एक स्टूडेंट ने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी, तो वहां पर हमें ये पूरा डायग्राम बनाने को भी पूछ लिया जाता है। बाकी क्या पूछा जाता है, व्हाई डज द रॉड गेट डिस्प्लेस्ड ऑन पासिंग द करंट थ्रू इट। रॉड क्यों डिस्प्लेस हुई, क्योंकि फोर्स जनरेट हो गई बिटवीन अ करंट कैरिंग वायर एंड अ मैग्नेटिक, यानी वो जो मैग्नेट था उसके बीच में फोर्स जनरेट हो गई। ठीक है, स्टेट द रूल दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको यहां पर स्टेट करना है, यानी डिफाइन करना है। इफ यू शेप्ड मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली एंड अ एल्यूमिनियम रॉड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली विद इट्स एंड बी टुवर्ड्स ड्यू नॉर्थ, then on passing current through the rod B to A as shown, in which direction will be rod displaced। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको जस्ट बताया, और ये आप अभी पॉज करोगे, थोड़ा मुश्किल है बट ट्राई करोगे, और मुझे अभी के अभी कमेंट में बताओ क्या लगता है आपको। वही सेम क्वेश्चन है। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, ये डायग्राम को ध्यान से देखो, और इसमें आपको ये बताना है, इसमें आपको क्या बताना है, इन विच डायरेक्शन रॉड विल बी डिस्प्लेस्ड। रॉड किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। और हम आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, फैक्टर्स ऑन विच करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये जो फोर्स जनरेट हो रही है डिपेंड करती है। देखो ये ना थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस है। एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, ये जो फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, इसका फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा। ठीक है, IBL साइन थीटा, यानी तीन चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो करंट कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और कंडक्टर की लेंथ कितनी है। तो इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ। लेकिन ये तीन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस ये जो चौथी चीज है वो हमारे सिलेबस में है। देखो ये जो फोर्स है ये एक और चीज पे डिपेंड कर रही है, जो कि साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 90 डिग्री पे। मिनिमम कब होती है, 0 या फिर 180 डिग्री पे। यानी अगर हमें फोर्स को 0 करना है तो हमें क्या करना होगा, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। एंगल कितना हो गया, बोलो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। यानी इस केस के अंदर एंगल हो गया 0 डिग्री, और जो फोर्स होगी वो भी 0 हो जाएगी। समझे। और मैक्सिमम कब होगी फोर्स, फोर्स मैक्सिमम होगी जब जब मान लो ये तो है करंट कैरिंग वायर और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तब फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। तो याद रखना, मैक्सिमम एट 90 डिग्री एंड 0 एट 0 डिग्री और 180 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि मैं दिखा भी देता हूं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, 2025 में ये सवाल आया था। देखो क्या बोला है, कंसीडर दी 3 ग्राफ। हमें 3 डायग्राम हमें दे रखे हैं और हमसे ये पूछा है, इन विच एंट्री ऑफ द पॉजिटिव चार्ज in a magnetic field is shown. Identify the case in which force experienced will be maximum and minimum. अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तीनों डायग्राम को तो तुम्हें मैक्सिमम किस में लगेगी, मैक्सिमम तुम्हें लगेगी तीसरे केस में, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां है, चार्ज यहां जा रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन ये है, तो 90 डिग्री बन गया तो फोर्स मैक्सिमम हो गई। मिनिमम कहां होगी, मिनिमम होगी यहां पर, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। याद रखना 0 180 पे एकदम 0 हो गई वैल्यू फोर्स की, मैक्सिमम कहां होगी 90 डिग्री पे। रिमेंबर दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब बढ़ जाते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे छोड़ के जाते हैं पेपर के अंदर, बट मूर्खों इससे भी कभी कभार 1 1.5 2 नंबर के सवाल आ जाते हैं, तो छोड़ना मत, प्लीज पढ़ लो, ज्यादा समय नहीं लूंगा, अगले 15-20 मिनट में पूरे के पूरी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। आ जाओ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है ना, कि हमारे घरों की जो वायरिंग है वो कैसे हो पा रही है। सबसे पहले ये एक डायग्राम है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इस डायग्राम को मैं हल्की सी ब्राइटनेस कम करके तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर तुम देखोगे बेटा इसको ध्यान से, तो ये अप्लायंसेस हैं और अप्लायंसेस को ना पैरेलल में जोड़ा गया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि व्हाई अप्लायंसेस आर हेल्ड इन पैरेलल। ये वैसे मैं आपको जो पिछला चैप्टर था करंट वाला उसमें भी बता चुका था, इलेक्ट्रिसिटी वाले के अंदर, लेकिन यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, याद रखना, एडवांटेजेस होती हैं पैरेलल कनेक्शन की। क्या एडवांटेजेस होती हैं, पहली एडवांटेज, ईच अप्लायंस गेट्स द सेम पोटेंशियल। तुम्हें पता होगा पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो सबके पास बराबर वोल्टेज आता है। अगली चीज, ईच अप्लायंस कैन बी स्विच ऑन एंड ऑफ इंडिपेंडेंटली। सीरीज में अगर एक बंद हुआ तो सब बंद होंगे, बट पैरेलल में अगर एक बंद हुआ तो दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, डिवाइस ऑफ डिफरेंट पावर रेटिंग कैन बी यूज टुगेदर एज दे ड्रॉ रिक्वायर्ड करंट अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस। यानी डिफरेंट डिफरेंट पावर के डिवाइसेस को यूज किया जा सकता है, क्योंकि वोल्टेज तो सबके पास सेम ही है ना, अपने हिसाब से वो करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन एडवांटेजेस होती हैं किसकी, पैरेलल कनेक्शन की। हमारे हाउस होल्ड के अंदर पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। बट भैया ये तो समझ गए हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, हमें ना ये समझ नहीं आ रहा ये क्या डायग्राम है, ये क्या है, ये लाल कलर का क्या है, काले रंग का क्या है, ये हरे रंग का क्या है। तो चलो देख लेते हैं ये सब क्या है। सबसे पहले लाल रंग का क्या है लाल रंग का क्या है, इसको हम बोलते हैं लाइव वायर। लाइव वायर वो है जो कि करंट को लेके जाता है, न्यूट्रल वायर जो कि करंट को वापस लेके आता है। अरे भैया करंट जाएगा तो वापस तो आएगा ना यार, है कहीं तुम किसी के घर पे जा रहे हो तो वापस तो आओगे ना घूम के, तो ये घूम के वापस आता है। फिर भैया हरा रंग का वायर क्या कर रहा है, देखो जितने भी तुम्हारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, जैसे कि फ्रिज, टीवी, कभी कभार क्या हो जाता है, चार्ज लीक हो जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन भी पेपर के लीक हो जाते हैं कभी कभार, वैसे वहां क्या होता है, चार्ज लीक हो जाते हैं। तो जब चार्ज लीक होता है ना, और मान लो तुमने फ्रिज को छू लिया, फ्रिज की मेटल बॉडी, तो वो चार्ज सारा तुम्हारे शरीर में निकल जाएगा और तुम ऐसे झन्नाट हो जाओगे, है ना। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं ना, कि घर के जो अप्लायंसेज हैं उनको अर्थिंग दी जाती है। वो अर्थिंग क्या करता है, जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है, लीक्ड चार्ज होता है, उसको सॉइल के अंदर डाल देता है। और तुम्हें पता है अर्थ तो बहुत बड़ा है, अर्थ में तो तुम कितना ही चार्ज डाल दो, अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए हम अर्थ वायर का यूज करते हैं। तो एक एक करके पहले वायर्स को पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम पे आते हैं। सबसे पहले लाइव वायर, यूजुअली कवर्ड विद रेड इंसुलेशन, कैरीज करंट। याद रखना ये करंट को कैरी करते हैं कहां से, पावर स्टेशन से आपके हाउस होल्ड तक। न्यूट्रल वायर क्या करते हैं, यूजुअली कन्वर्ट, यानी इसको कवर्ड किया जाता है ब्लैक कलर से। ठीक है, कंप्लीट्स द सर्किट बाय कैरिंग द करंट बैक फ्रॉम द अप्लायंस। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आता है वो है अर्थ वायर। एक तो ग्रीन कलर का होता है, और क्या है, इट इज कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। यानी आपके घर के पास ना एक मेटल को गाड़ा जाता है ना, घर के एकदम पास में, जिसमें कि पूरा अर्थ वायर जाता है। तो जितना भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो सारा का सारा पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो याद रखना, इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी मेजर, यानी ये सेफ्टी के लिए किया जाता है। द मेटल बॉडी इज कनेक्टेड टू अ अर्थ वायर, जितनी भी मेटल बॉडीज होती है उनको कनेक्ट किया जाता है ना। इससे क्या होता है, प्रिवेंट द इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी इसका मेन काम है प्रिवेंटिंग द इलेक्ट्रिकल शॉक। चलिए जी, हमको ये समझ आ गया, है ना। अब ये डायग्राम बार बार बनाने को आया, तो एक बार इस डायग्राम को हम देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आते हैं, बट सबसे पहले जो लाइव वायर है ना, ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज से पास करता है। सबसे पहले आपका आता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिकल फ्यूज, ये भी इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। क्या होता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज, जो कि मेल्ट हो जाता है ना, जो कि मेल्ट हो जाता है जैसे ही करंट हाई होगा, है ना, करंट एकदम हाई होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे आपका सर्किट प्रिवेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बार इलेक्ट्रिकल फ्यूज ही देख लेते हैं कि भैया ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता कहां है, कहां गया भैया इलेक्ट्रिकल फ्यूज, ये रहा इलेक्ट्रिकल फ्यूज। देखो, तो याद रखना इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या करता है, एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग इन द सर्किट। फ्यूज वायर हैज द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था कि फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। जैसे करंट थोड़ा ज्यादा आएगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, है ना, और हीट प्रोड्यूस होगी तो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ज्यादा करंट कहीं आपके अप्लायंसेस को डैमेज ना कर दे। ठीक है, तो फ्यूज किससे बनता है, अलॉय होता है फ्यूज एक प्रकार का, यानी मिक्सचर होता है, लेड एंड टिन का होता है, या तो कॉपर और टिन का होता है। ठीक है, तो याद रखना, व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज फ्यूज हीट्स अप, मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट प्रोटेक्टिंग द अप्लायंस। यानी ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है भैया, शक्तिमान बन गया है, प्रोटेक्शन दे रहा है हमको, बचा कर रख रहा है हमको, है ना, कहीं अप्लायंसेस हमारे खराब ना हो जाए। ठीक है जी, और याद रखना कौन से वायर को कनेक्ट किया जाता है, बताओ जरा, लाइव वायर को। अगर तुम ध्यान से देखो, फ्यूज से हम कनेक्ट कर रहे हैं लाइव वायर को, ये फ्यूज है, लाइव वायर को हम फ्यूज से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही तो करंट लेके जाएगा, इसी को कनेक्ट करना पड़ेगा। न्यूट्रल वायर का क्या काम भैया, ये तो वापस लेके जाएगा। ठीक है जी, फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर आता है। मीटर का क्या काम होता है, अरे बिजली का बिल कौन भरेगा, पापा जी भरेंगे, तो उनके लिए मीटर जरूरी है ना। हाँ, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तुम्हारे भी घरों के अंदर होगा, जिससे कि बहुत सारे तार अलग अलग तुम्हारे घर के कमरों में जाते हैं। अब यहां से तार जाते हैं अलग अलग अप्लायंसेज में, और फिर करंट वापस आता है, और ये ब्लैक वाले वायर से करंट वापस आ जाता है। ठीक है, तो तीन प्रकार के वायर, लाइव वायर बेटा,
न्यूट्रल वायर एंड एक अर्थ वायर, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, व्हाई इट इज डेंजरस टू टच अ लाइव वायर बट इट इज सेफ टू टच अ न्यूट्रल वायर। ये कैसा भेदभाव है कि लोग बोलते हैं भैया ये जो लाइव वायर है लाल रंग का, इसको मत छूना, काले वाले को छू भी लेगा तो भी कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों? सोचो, क्योंकि पता है ये जो लाइव वायर है ना, ये करंट को लेके आ रहा है, यानी इसका जो पोटेंशियल होता है वो 220 होता है। कितना होता है बेटा? 220, है ना, 220। और ये जो काला वाला वायर है इसका पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। ठीक है, तो याद रखना लाइव वायर हैज अ हाई पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट, टचिंग इट अलाउस करंट टू फ्लो थ्रू योर बॉडी। यानी अगर इसको छू लिया तो ऐसा शॉक लगेगा कि करंट तुम्हारे शरीर में झंझनाट हो जाएंगी और सारा करंट अर्थ के अंदर निकल जाएगा। ठीक है जी, इससे तुम्हें शॉक लगेगा। जबकि न्यूट्रल वायर इज एट 0 पोटेंशियल, सो टचिंग इट डज नॉट कंप्लीट दी सर्किट। ये 0 पोटेंशियल पे होता है, इसको टच करते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सर्किट कंप्लीट नहीं होता और आपको शॉक नहीं लगता। ठीक है जी, हम ये भी समझ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इंडिया के केस में बात करूं तो हमारा जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जो वोल्टेज आता है आपके घरों के अंदर, वो 220 वोल्ट आता है। कितना आता है बेटा? 220 वोल्ट। और दो प्रकार के स्विचेस बनाए जाते हैं। अगर आपने स्विच बोर्ड देखे होंगे ना, तो एक तो पावर स्विच होता है, एक छोटा वाला स्विच होता है। तो वो जो पावर स्विच होता है ना, वो 15 एम्पेयर का करंट देता है, ज्यादा करंट देता है बड़े बड़े अप्लायंसेस जैसे एसी वगैरह। और जो छोटा स्विच होता है वो सिर्फ 5 एम्पेयर का करंट दे पाता है। ठीक है जी, चलिए फ्यूज वगैरह हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्थिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अर्थिंग से क्या होता है, आप इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रिवेंटेड रहते हो। इसके मैं नोट्स वगैरह दे दूंगा, एक बार फिर भी अर्थिंग की रीडिंग लगाकर जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है दो टर्मिनोलॉजी, यानी दो छोटी सी नन्ही मुन्नी सी टर्म्स। पहला है शॉर्ट सर्किट, दूसरा है ओवरलोडिंग। ये दोनों क्या है भैया? देखो यार, ये जो शॉर्ट सर्किट है इसको पहले समझे। ओवरलोडिंग तो बहुत सिंपल है। ओवरलोडिंग क्या है कि भैया तुमने ना एक छोटा सा स्विच था, उस स्विच में कोई बड़ा अप्लायंस कनेक्ट कर दिया। अब उस अप्लायंस को चाहिए ज्यादा करंट, और ज्यादा करंट अगर आएगा तो वो जो स्विच है वो मेल्ट कर जाएगा, है ना। एक छोटे से स्विच में अगर हम बहुत सारे अप्लायंसेस को लगा देंगे तो क्या होगा? ओवरलोडिंग कहलाएगी। तो ओवरलोडिंग तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अकर्स व्हेन द करंट, यानी जब सर्किट में क्या होता है, करंट ज्यादा जाता है, ठीक है। सर्किट कैरीज मोर करंट देन इट कैन सेफली हैंडल्स। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर व्हेन देयर इज अ सडन वोल्टेज हाइक, यानी कभी कभार वोल्टेज ऊपर नीचे होता है तब भी हो सकता है ओवरलोडिंग, या फिर टू मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। ये तो सिंपल था, इंटरेस्टिंग नहीं था, क्वेश्चन भी नहीं आते। क्वेश्चन आता है शॉर्ट सर्किट से। अब भैया शॉर्ट सर्किट क्या है, एक डायग्राम की मदद से बताता हूं। जैसे इमेजिन करो ये एक सर्किट है, बैटरी बना देता हूं मैं, एक ये बल्ब लगा देता हूं मैं, ठीक है। ये अब ये तो है लाइव वायर जो कि करंट को लेके जा रहा है, इसको हम बोलेंगे लाइव वायर। और एक जो करंट को वापस लेके आ रहा है इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल वायर। हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। अब इमेजिन करो अगर बल्ब से पहले ही ये लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर आपस में यहां टकरा जाएं तो क्या होगा? तो शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट यानी सर्किट छोटा हो गया। क्या होता है, अगर कभी कभार एक्सीडेंटली लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में से टिंग करके टकरा जाते हैं ना, तो ना पहले तो करंट ऐसे जा रहा था, बट अब करंट को छोटा रास्ता मिल गया। अब देखो करंट क्या बोलेगा, करंट बोलेगा अरे यहां से कौन जाएगा। जैसे कि तुम बोलते हो ना कि भैया यार इतनी मेहनत कौन करेगा, तो अब ये छोटा रास्ता पकड़ेगा, यहां से जाएगा, है ना। और इस रास्ते में रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो यहां था। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, याद रखना, रेजिस्टेंस जो होता है वो तो जीरो हो जाता है और करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है, जिससे क्या होता है, आग लग जाती है भैया। और क्या हो जाता है, तुमने अगर अपने पोल बोल के तार देखे हो तो कभी कभार दोनों वायर, जब आंधी तूफान आता है दोनों वायर टकरा जाते हैं, तब शॉर्ट सर्किट होता है, तब ऐसे चिंगारी सी आती है, ठीक है। तो ये याद रखना, रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है शॉर्ट सर्किट में और करंट कितना हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा शॉर्ट सर्किट, जिससे कि आपके अप्लायंसेस वगैरह डैमेज हो सकते हैं। रेजिस्टेंस जीरो एंड करंट इंफिनिटी। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि पूछे गए हैं। What is the function of electrical fuse in a domestic circuit? इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या करता है, प्रिवेंट करता है ना, अप्लायंसेस को प्रिवेंट करता है डैमेज से। ज्यादा करंट आ गया तो डैमेज हो जाएगा, तो उससे प्रिवेंट करके रखता है कौन, हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज, ठीक है जी। हाउ डज इट वर्क, आप वर्किंग बता सकते हो। आगे बढ़े।
व्हाट इज मेंट बाय शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट? दोनों का एक्सप्लेन कर सकते हो। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अटैच हो सकते हैं। और ओवरलोडिंग क्या होती है? जब बहुत सारे अप्लायंसेस एक स्विच में वर्क कर रहे होते हैं। हाउ डज अ फ्यूज प्रिवेंट डैमेज? वही देखो, फ्यूज का क्वेश्चन घुमा फिरा के हर बार पूछ रहे हैं। अरे यार, कोई नया सवाल पूछ लेते हैं। वाई इज इट अर्थ वायर नेसेसरी? यानी अर्थ का जो वायर है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेटेलिक शॉक से हमें प्रिवेंट करता है, ठीक है। वेयर इज इट कनेक्टेड? इट इज कनेक्टेड टू अ मेटल बॉडी दैट इज डिपॉजिटेड इन द अर्थ। यानी ग्राउंड में उस मेटल बॉडी को गाड़ा जाता है ताकि सारे चार्जेस, भैया हम तो पृथ्वी को, वो सारे चार्जेस अर्थ को हम भेज देते हैं। ठीक है जी, हमको ये भी समझ आ गया। अब देखो, लाइव वायर और ये जो न्यूट्रल वायर है, इसके बीच का डिफरेंस भी लिख सकते हो। लाइव वायर का कलर क्या होता है? रेड। न्यूट्रल वायर क्या होता है? ब्लैक। इसका पोटेंशियल होता है 220, देखो, और इसका क्या होता है? 0 वोल्ट। ये करंट को लेके आता है ना, करंट को लेके आता है अप्लायंसेस तक। और न्यूट्रल वायर क्या करता है? करंट को लेके जाता है अप्लायंसेस से वापस। ठीक है जी, डिफरेंस लिख सकते हो। अब आ जाता है एक और क्वेश्चन, वाई आर स्विचेस एंड फ्यूज ऑलवेज कनेक्टेड टू अ लाइव वायर? स्विच और फ्यूज को हमेशा लाइव वायर से कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये जो लाइव वायर है, इट कैरीज करंट टू द अप्लायंस। यानी अप्लायंस तक करंट तो यही लेके जा रहा है ना, तो इसी पे तो कनेक्ट करेंगे। अरे न्यूट्रल वायर पे क्यों करेंगे भैया, उससे हमें क्या मतलब है ना। ठीक है जी, आगे समझ में। चलो, अब एक ऐसी छोटी सी चीज है जो कि कभी कभार पूछ ली जाती है, वैसे आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं लास्ट में बता रहा हूं। एसी और डीसी का डिफरेंस, ये वो वाला एसी नहीं है। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, डीसी यानी डायरेक्ट करंट। देखो, दो प्रकार के करंट होते हैं। वो बिजली जो कि आपके घरों में आती है उसको हम एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और वो बिजली जो कि जो छोटी सी बैटरीज होती हैं, सेल होती हैं, ये जो प्रोवाइड करते हैं, इनको हम डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डीसी बोलते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, यानी इसका जो करंट होता है ना, वो वाइब्रेट होता रहता है, यानी वो मूव करता रहता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, ऐसे वाइब्रेट होता रहता है, वाइब्रेट होता रहता है। और उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है। तो एसी की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। पहले तो डेफिनेशन देख लो, करंट डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली, यानी करंट की डायरेक्शन आगे पीछे होती रहती है। लेकिन डीसी में क्या होता है? करंट फ्लोज, यानी करंट सीधा चलता जाता है। हमारे घरों में एसी क्यों आता है? क्योंकि लॉन्ग सप्लाई के लिए एसी बहुत अच्छा है। अल्टरनेटिंग करंट ना, अगर आपको कोई बहुत दूर तक करंट को भेजना है, तो अगर आप एसी के माध्यम से भेजोगे तो लॉस नहीं होता करंट का, ठीक है। तो याद रखना, एसी कैन ट्रेवल सेफली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जबकि डीसी को हम लंबी दूरी तक नहीं पहुंचा सकते, है ना। तो डीसी कैन नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। ये तो दो डिफरेंस हो गए। अगली चीज, क्योंकि एसी मूव करता रहता है करंट, तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। भैया फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अरे यार, 9th क्लास में थोड़ा थोड़ा बताया था फ्रीक्वेंसी, साउंड चैप्टर के अंदर। कोई भी चीज वाइब्रेट करती है ना, तो तुम्हें पता होगा, है ना, 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस को कंप्लीट करती है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर याद नहीं है तो कोई सेंस नहीं है, चलो, है ना। अगर याद नहीं भी है तो ज्यादा लोड नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, तुम बस इतना पढ़ लो कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी की, वो कितनी होती है? 50 या फिर 60 हर्ट्ज होती है, ठीक है। 50 या फिर 60 हर्ट्ज होती है। डीसी की कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्योंकि करंट यहां पर सीधा फ्लो करता रहता है, ठीक है। एंड लास्ट डिफरेंस क्या आ गया कि एसी जो होता है वो चीपर होता है, जबकि जो डीसी करंट होता है वो एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू एसी। और दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, यहां पर हमारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको डिटेल के अंदर समझ आ गया होगा। एंड एक चीज याद रखना कि यार, ये जो आपकी पूरी लाइफ है, इस लाइफ के अंदर मेहनत करते चलो, है ना। बहुत लोग आएंगे जो कि ताना मारेंगे कि तुम नहीं कर पाओगे। याद रखना कि तुम कर सकते हो, मुझे तुम पे विश्वास है। खुद पे विश्वास रखो, खुद के लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, ठीक है। मेहनत जारी रखो। और ये जो 10th क्लास है ना, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बेहतरीन क्लास होती है। जब तुम आगे निकल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, 11th में चले जाओगे, आज तुम्हें क्लास बेकार लग रही होगी, पीछे मुड़ के जब 11th में देखोगे तो बोलोगे यार, काश वो दिन वापस आ जाए, काश वो क्लास वापस आ जाए, मजा आ जाता, है ना। तो ये जो क्लास है बहुत मेमोरेबल है। इसमें तुम्हारे दोस्त जो भी हैं, उनसे दोस्ती यारी बना के रखो, एंजॉय करते चलो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। मुझे पता है बोर्ड्स का प्रेशर है, बट उतना लोड नहीं लेना है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।